नमस्कार छात्रों। रय शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय हिंदी युवक भारती का हम 10वां पाठ जिसका नाम है ओजोन विघटन का संकट और लेखक है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र, इनके पाठ को हमने शुरू किया है। लेखक ने प्रस्तुत निबंध में लेखक बता रहे हैं कि मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए जीवन को आरामदायक बनाने के लिए दिन रात नए नए आविष्कार करता है। इन नवीन खोजों के कारण पर्यावरण दिन ब दिन प्रदूषण होता जा रहा है। हमारी स्वार्थी प्रवृत्ति के चलते सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए पर्यावरण में विद्यमान ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है। आज हालात की यह मांग है कि ओजोन को होने वाली क्षति को हम रोकें ताकि इस सृष्टि का जो विनाश हो रहा है उस विनाश से सृष्टि को बचाया जा सके। प्रस्तुत निबंधों को हमने शुरू किया है। पृष्ठ क्रमांक 51 पर हमने देखा है। आज इसका दूसरा भाग हम देखेंगे। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 52 दूसरा पैराग्राफ। मैं पहले परिच्छेद को पढ़ता हूँ, बाद में उसका विश्लेषण करूँगा। हमारे वायुमंडल में मौजूद बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें धरती तक नहीं आने देती। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह तक चली आए तो इंसान के साथ ही जीवमंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को भारी नुकसान हो सकता है। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्यों में त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। जिस तरह रोज़मर्रा के जीवन में सामान्य छतरी धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है, उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है। इसलिए प्रायः इसे ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारते हैं। सभ्यता के आदिम काल से यह छतरी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती आ रही है और उसके तले सभ्यता फलती फूलती रही है। विकास की अंधी दौड़ में हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्रायः कम ही रहा है कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। आज परिणाम हम सबके सामने है। हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज़ शेष हो जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित न हुई हो। स्पष्ट है ओजोन भी इसका अपवाद नहीं है। इस पैराग्राफ में लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी हमारे सामने ओजोन वायु क्या किस तरीके से हमारे पृथ्वी के लिए, धरती के लिए किस तरीके से वह उनके किरणें किस तरीके से घातक हो सकते हैं, इसका यहाँ पर विश्लेषण किया है। तो लेखक का कहना है कि ये जो ओजोन वायु के जो किरणें हैं, इन किरणों से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके उन्हें धरती पर आने से यह ओजोन वायु जो है या ओजोन गैस है, बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। यदि यह किरणें
धरती की सतह तक चली आए तो एक और तो धरती के तापमान में वृद्धि होगी, दूसरी और त्वचा संबंधी अनेकानेक व्याधियाँ भी फैलाएंगी। वायुमंडल में स्थित यह ओजोन की परत हमें इन घातक किरणों से बचाती है। लेखक का कहना है कि विकास की दौड़ का हिस्सा बनकर हमने सभी संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है, जिसके कारण प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। दैनिक जीवन में कीटकनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाइयाँ, रंग रोगन, फ्रिज तथा एयर कंडीशन में भी प्रशीतन का अहम स्थान है। और इसी वजह से यह हमारे किस तरीके से यहाँ पर ओजोन का यहाँ पर इस्तेमाल होता है, यह हमारे समझ में आता है। देखिए अगला परिच्छेद। आइए सब देखें कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में कीटकनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाई, रंग रोगन से लेकर प्रशीतक, फ्रिज और एयर कंडीशन वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है। सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था। लेखक का कहना है कि विकास की भागदौड़ में जो विकास की भागदौड़ है उसका हिस्सा बनकर हमने सभी संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है, जिसके कारण प्राकृतिक संतुलन बिखर गया है। दैनिक जीवन में हम हमेशा कीटकनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाइयाँ, रंग रोगन, फ्रिज तथा एयर कंडीशन में प्रशीतन का अहम स्थान है। प्रशीतन इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है। प्रशीतन यानी देखिए ठंडा करने की प्रक्रिया। प्रशीतन का मतलब है ठंडा करने की प्रक्रिया, और इसमें ये जो अहम स्थान है, सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए यानी ठंडा करने की प्रक्रिया के लिए जो यहाँ पर अमोनिया गैस और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों का इस्तेमाल होता था, लेकिन उनके इस्तेमाल में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ थी। उदाहरणार्थ ये गैस तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनके उचित विकल्प की तलाश थी जो इन कमियों से मुक्त हो। इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मिडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही। अध्ययन से पाया गया कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं क्योंकि ये रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी थे। इस पैराग्राफ में लेखक सन 1930 से पहले जो प्रशीतन यानी ठंडा करने की प्रक्रिया के लिए जो यहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि कई ऐसे बर्फ़ों के जो ठंडा करने के प्रशीतक यानी यहाँ पर कारखाने रहते हैं, इनमें यहाँ पर अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल किया जाता था, जो अत्यंत तीक्ष्ण होने के कारण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे। 30 के दशक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसका लॉन्ग फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर CFC नामक यौगिक की खोज हुई। यौगिक इसका यहाँ पर मतलब है दो या अधिक तत्वों से बना हुआ। तो ये जो यहाँ पर गैस है दो या अधिक तत्वों से यहाँ पर बनाया हुआ था,
और रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील और अज्वलनशील होने के कारण बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पादन होने लगा था। जैसे कि इसके बाद जो प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल चल निकला, प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली। इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी में एक क्रांति सी आ गई। तदनंतर बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पादन होने लगा। घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाइयाँ, रंग रोगन से लेकर फ्रिज और एयर कंडीशन में इनका खूब तरीके से इस्तेमाल होने लगा। 30 के दशक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक यौगिक की खोज होने से रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील और अज्वलनशील होने के कारण बड़े पैमाने पर CFC की यहाँ पर यौगिकों का उत्पादन में इस्तेमाल होने लगा और इससे घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन, यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में भी इनका खूब तरीके से इस्तेमाल होने लगा। उन्नीस में एक अमेरिकी वैज्ञानिक FS रोलेड ने बताया कि CFC यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं, क्योंकि CFC यौगिक इस्तेमाल में आने के बाद वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों में के संपर्क में आते हैं। अगला परिचय देखिए। CFC यौगिकों का एक खास गुण है कि ये नष्ट नहीं होते। इनका न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपघटन। ये पानी में नहीं घुलते। यहाँ स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाली इन यौगिकों का आखिर क्या होता है। सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक FS रोलेड का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया। उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया। उनका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। 1974 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक 1974 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक FS रोलेड ने बताया कि CFC यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं, क्योंकि CFC यौगिक इस्तेमाल में आने के बाद वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं। उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया। उनका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। अपने पत्र में रोलेड ने निष्कर्ष दिया था कि एक यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। शुरू में लोगों ने रोलेड की बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी। कुछ लोगों ने उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया, लेकिन कुछ ही साल बाद 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलेड की बात सही साबित हो गई। टीम ने न केवल ओजोन का विघटन की पुष्टि की, बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी छिज चुकी है और उसकी वजह से वहाँ एक बड़ा छिद्र हो गया है। अमेरिकी उपग्रह निम्बस द्वारा भेजे गए चित्र से रोलेड की बात की पुष्टि हुई। ब्रिटिश टीम ने चेताया था
कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन को न रोका गया तो ओजोन परत के छिजने से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती के तापमान में वृद्धि होगी तथा अनेकानेक तरह के त्वचा संबंधी व्याधियाँ फैलेगी। त्वचा के कैंसर के रोगों की संख्या में लाखों में होगी। ओजोन विघटन का संकट पर विचार करने के लिए अनेक देशों की पहली बैठक 1985 में वियना में हुई। बाद में सितंबर 1987 में दूसरी एक यहाँ पर बैठक हुई। इस बैठक में दुनिया के कई देश यहाँ पर शामिल हो गई और इनमें अमेरिका की जो भी यहाँ पर जो अमेरिकी वैज्ञानिक है एफ.एस. रोलेड, इन्होंने जो CFC के बारे में यहाँ पर बताया था कि किस तरीके से उसका ज़्यादा इस्तेमाल होने के साथ साथ किस तरीके से ओजोन विघटन को अगर न रोका गया तो ओजोन परत की छिजने से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती के तापमान में वृद्धि हो सकती है, ये उन्होंने पहले बताया था। और बाद में 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलेड की बात यहाँ पर साबित हो गई, सच साबित हो गई और इससे अनेकानेक तरह की त्वचा संबंधी व्याधियाँ फैली गई। त्वचा के कैंसर के रोगों की संख्या लाखों में होगी, ऐसा उन्होंने बताया था और ये सच साबित हो गया। CFC रसायन चूंकि हवा से हल्के होते हैं, अतः इस्तेमाल आने के बाद मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर ये यौगिक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं, जहां इनका प्रकाश अपघटन फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। क्लोरीन से ये मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस तरह ओजोन का ह्रास होने से ओजोन की परत धीरे धीरे खिंचती जा रही है। वस्तुतः आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। जिस CFC को हम निष्क्रिय समझते थे वह इतनी सक्रिय हो गई कि उससे निकला एक क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन गैस के लिए लाख अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। ऐसा श्रृंखला अभिक्रिया के कारण होता है। यह गौर तलब है कि सन 1974 में पूरी दुनिया में CFC की खपत 9 लाख टन थी। पिछले कई वर्षों के शोध से यह मालूम हुआ कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्र आकार में बढ़ता जा रहा है। हालांकि वर्षों में उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी ओजोन के विघटन और ओजोन आवरण में छिद्र पाए जाने की सूचना मिली, जो बेहद चिंतनीय है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि किस तरीके से ओजोन वायु की जो परत है उसमें यहाँ पर ओजोन विघटन का किस तरीके से संकट हमारे यहाँ पर धरती पर किस तरीके से यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, इसका यहाँ पर बताया है कि इस ओजोन में जो फोटोलिसिस होता है तो वायुमंडल में यह ओजोन की परत CFC रसायन हवा से यह हल्के होने के कारण इसका इस्तेमाल
में आने के बाद मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में पहुंच गए और बाद में वायुमंडल में पहुंचने पर यह यौगिक जो है पराबैंगनी किरणें यह संपर्क में आते ही इनका प्रकाश अपघटन यानी फोटोलिसिस होता हुआ नजर आता है। फोटोलिसिस से क्लोरीन युक्त मूलक पैदा होते हैं। क्लोरीन से यह मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं और इससे क्या हुआ कि ओजोन का ह्रास होने लगा। और ये जो बात है 1974 में पूरी दुनिया के सामने CFC की खपत 9 लाख टन थी। पिछले कई वर्षों के शोध से मालूम हुआ कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जो मौजूद छिद्र आकार में बढ़ता जा रहा है। हालांकि कई वर्षों के उत्तरी ध्रुवों के ऊपर भी ओजोन के विघटन और ओजोन आवरण में छिद्र पाए जाने की सूचना मिली, जो बेहद चिंतनीय है। अब यहाँ पर देखिए नए शब्दार्थ। बाह्य इसका मतलब है बाहरी। अवशोषित इसका मतलब है जिसका अंत किया गया हो। आदिम इसका अर्थ है प्रारंभिक। अंधाधुंध इसका मतलब है बहुत अधिक। अपवाद इसका अर्थ है नियम विरुद्ध। सांद्र इसका अर्थ है घना। प्रशीतन इसका अर्थ है ठंडा करने की प्रक्रिया। विकल्प इसका अर्थ है उपाय। तीक्ष्ण इसका मतलब है तेज। यौगिक इसका अर्थ है 2 या अधिक तत्वों से बना हुआ। इस पाठ में आए हुए कुछ मुहावरे देखिए। होड़ मचना इसका अर्थ है किसी क्षेत्र में एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा। नसीब होना यानी प्राप्त होना। फलना फूलना इसका अर्थ है विकास होना। यहाँ पर दूसरा भाग समाप्त होता है। अगले भाग में इसका जो शेष भाग है मैं आपके सामने यहाँ पर लाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।